हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। बच्चों, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं। और 12th क्लास के हम पहले बात करेंगे सिलेबस की, देन हम बात करेंगे उस हर एक चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, उस हर चैप्टर के अंदर पॉइंट्स की हम उस चैप्टर में पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं 12th में। 12th क्लास बेसिस है उन चीज़ों पे जो हमने आज तक देखी भी नहीं है। यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की और वेव्स की, रेस की। जैसे हम बात करते हैं लाइट रेस की, न्यूक्लियस की, एटम्स की, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। लैब में हमने बात की उन चीज़ों की जो हम देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं फोर्स, तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं। एक ब्लॉक, एक कार मूविंग, चलती हुई कार दिख जाती है। एक स्प्रिंग दिख जाती है। एक क्लोज ऑर्गन पाइप, मतलब एक बंद ऑर्गन पाइप, फूंक मारते हैं, संकेत निकलते हैं। और क्या देते हैं, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ठीक है। तो वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जिन्हें हमने आज तक देखा ही नहीं, जिसको हम ओनली मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि ऐसा होता है और वास्तव में होता भी है। मैंने आपसे कहा कि दो मैग्नेट हैं और फोर्स अप्लाई होता है। अगर दोनों सेम पोल हैं तो रिपल्शन होता भी है एक्चुअल में। अगर दोनों अपोजिट पोल हैं तो अट्रैक्शन बिल्कुल होता है। करंट फ्लो होती है कि वायर में, बिल्कुल होती है। तो कैसे पता, बल्ब जल गया, बल्ब जलता है, फैन चलते हैं, हीटर चलता है, फोन चार्ज होता है, तो सब कुछ होता है, बट हमें देखा नहीं। तो वही चीज़। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे जो हमारे बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, पहला जो वर्ड है इसका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसा कि इसके नाम में है, नाम दिख रहा है आपको, जैसा कि इसके नाम में है इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। सो ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है a branch of physics in which we study about charge। मीन्स फिजिक्स की वो ब्रांच जहां हम स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, अगर दो चार्जेस हैं तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, सेम लाइक चार्जेस हैं तो कौन सा फोर्स, लाइक मतलब दो सेम नेचर के, अनलाइक मीन्स अपोजिट नेचर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो समझ जाएंगे। लाइक मीन्स सेम नेचर एंड अनलाइक मीन्स अपोजिट। तो दो चार्जेस हैं, अगर लाइक चार्ज हैं तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, अनलाइक है तो कौन सा होगा, चार्ज रेस्ट में है तो क्या होगा, मोशन में है तो क्या होगा। अच्छा, मोशन दो कंडीशन होती है, मोशन में दो कंडीशन होती है। चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है हर एक टाइम में तो क्या होगा। तो उन चीज़ों की हम बात करते हैं किस ब्रांच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज, कि चार्ज क्या है। अब चार्ज की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज में किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके रेस्पेक्ट में उस बॉडी में फोर्स अप्लाई होता है। मीन्स अगर मैंने कहा, मान लो कि ये बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है और दूसरी बॉडी है, अच्छा
अगर चार्ज नहीं है तो हम पहले बात करते हैं फोर्स की, हम लेंथ में बात करते हैं ग्रेविटेशन की। किसी बॉडी पे चार्ज हो या ना हो, ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है। और इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि ये टेबल उठ के वहाँ उठ के भाग जाए। जैसे मेरी बात करूँ मैं, फोर्स अप्लाई हो रहा है मेरे और आपके बीच में या मेरे और बेंच के बीच में, लेकिन इतना फोर्स नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है कि वो चार्ज वो बेंच मुझे खींच ले। क्लियर समझो। लेकिन अगर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है। अच्छा, रेंज की बात करें, फोर्स बहुत सारे हैं। जैसे हम बात करते हैं दो की, एक है ग्रेविटेशन, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इनकी बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, तीनों की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन की रेंज बहुत ज़्यादा है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत कम है। ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, मीन्स एक हाइट तक, एक पर्टिकुलर हाइट तक अप्लाई होता है। अगर एक बॉल को मैं फेंक दूँ ऊपर 1 किलोमीटर हाइट तक तो भी नीचे आएगा। अगर एक बॉल को फेंक दूँ मैं 20 किलोमीटर हाइट तक तो भी नीचे आएगा। लेकिन अगर मैंने कहा मान लो कि 2 मैग्नेट है और एक मैग्नेट तो है मेरे पास और एक है आपके पास, कुछ नहीं होगा। एक मैग्नेट है मेरे पास और एक है मेरे फ़ोन के पास, तब भी कुछ नहीं होगा। एक पर्टिकुलर हाइट रेंज होती है, एक दूरी होती है जहाँ वो फोर्स काम करता है। क्लियर है। तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच फील एक्सपीरियंस ए फोर्स, जिसके कारण वो बॉडी एक फोर्स फील करती है कि हाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है। कैसे? अगर मैंने कहा मान लो एक बॉडी चार्ज है और एक दूसरी बॉडी आ गई वो भी चार्ज है, तो अगर दोनों चार्ज है और वो एक बॉडी दूसरे के पास आ गई तो या तो रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा या अट्रैक्शन। क्लियर है। ऐसे अगर मान लो 2 मैग्नेट है, फोर्स अप्लाई होगा। तो सेम जस्ट आप इसे कहो चार्ज इज प्रॉपर्टी associated to matter which produce electric and magnetic field, which produce electric and magnetic field. क्लियर? तो चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। मीन्स विदाउट चार्ज ये फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकते, चार्ज होगा तो ये होगा। अब ये कैसे होते हैं, चार्ज की क्या कंडीशन है, इसकी कौन सी स्टेट है जिसके कारण प्रोड्यूस होंगे, हम उसकी बात कर लेते हैं। क्लियर? जब हम बात कर चुके हैं चार्ज की तो अब हम बात करेंगे कि चार्ज के टाइप्स कितने हैं और चार्ज में कौन कौन सी रिएक्शन होती है। क्लियर? तो हमारा टॉपिक है चार्ज और नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ चार्ज। जैसे कि हम जानते हैं दैट चार्जेस आर 2 टाइप्स। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बताया आपने कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट, कोई एटम या कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ क्या आएगा, प्रोटॉन पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन और ये है ड्यू टू एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो कोई भी अगर डोनेट करता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और गेन करता है तो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ये किसने बताया, ये डिस्कवर किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एक साइंटिस्ट था और उसने ये बताया कि सर चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं और इसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। सर इसने कैसे बताया, इसने कैसे बताया कि सब ये होगा, तो ठीक है उसकी बात करते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जो हमारी RBC एनसीईआरटी बुक में होते हैं, जो हमारे एग्जाम में नहीं पूछे थे बट हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट क्या थे। तो उन्होंने क्या किया, पहले
मान लेते हैं कि ये 3 मटेरियल हैं, अलग अलग 3 अलग अलग मटेरियल हैं, इसमें से 2 तो प्लास्टिक है और उसको मान लेता हूँ मैं एक कांच। ठीक, उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा लिया रेशम का, ये बिल्ली की खाल लेते हैं एक्चुअल में, तो उन्होंने क्या किया, इस प्लास्टिक को इसे रब किया। अब ये बात हम जानते हैं कि जब भी 2 ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं, मीन्स आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो उन दोनों में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मीन्स एक की चार्ज देने की टेंडेंसी होती है और एक की चार्ज को गेन करने की टेंडेंसी होती है। क्लियर? तो उसे रब किया तो उसमें चार्ज आ गया, फिर उसने क्या किया, दोनों को रब किया, क्या हुआ ये पता नहीं है, फिर इसको रब किया, फिर उसने क्या किया, इन दोनों सेम मटेरियल को हैंग कर दिया फ्रीली, मतलब स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया, और जब दोनों को पास पास लेके आया वो, तो इन दोनों रिपल्शन हुआ, मीन्स ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करने लगे, मतलब प्रतिकर्षित करने लगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जब उसने इन दोनों को हैंग किया और इन दोनों को पास लेके आया, तो ये दोनों पास आने लगे, उससे दूर उठाया फिर पास आने लगे। इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई आकर्षण मीन्स अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इसके बेसिस पे उसने ये बात की कि जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब किया तो उसमें एक की टेंडेंसी हुई देने की और एक की लेने की। तो उस कंडीशन में मान लेते हैं कि इस प्लास्टिक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, तो ये तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और इसकी टेंडेंसी क्या है, देने की है, तो मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज। जब 2 पॉजिटिव साथ में लेके आया मैं, दोनों रिपल्शन हुआ, लेकिन जब मैं तब अपोजिट को लेके आया, जैसे इसकी गेन करने की है, तो इसके पास नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ, अट्रैक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो हमने बात की थी, तो ये फर्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें, ये हमारा हो गया सेकेंड, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे इसमें, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज algebraic sum of charges। भाई स्केलर क्वांटिटी है तो हम जानते हैं कि स्केलर्स को ऐड करने के लिए कोई लॉ फॉलो नहीं करते हम, तो हम सिंपली अलजेब्रिक लॉ से सबको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है, मैंने आपसे कहा था मैं क्लियर के कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, तो उसकी बारी आती है। जैसे कि एक नाम है स्केलर क्वांटिटी, तो जिन बच्चों का ध्यान नहीं था पहले वो ध्यान से सीखिए। स्केलर क्वांटिटी a quantity which have only magnitude not direction, only magnitude not direction। सर इसका मतलब क्या है, ये तो हम जानते हैं डायरेक्शन की, ठीक है, हम यहाँ काम कर रहे हैं कि यहाँ जाना है कि कहाँ जाना है, ईस्ट वेस्ट। इसका मतलब क्या है, magnitude means numeric value of physical quantity। क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज +10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ अनदर पार्टिकल इज -10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछेंगे कोई क्वेश्चन कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, मीन्स V1 ग्रेटर है क्या V2 लेस है, नहीं, दोनों ही सेम है। फिजिक्स में वो बात चली गई कि हाँ सर पॉजिटिव है तो बड़ा होगा, नेगेटिव है तो बड़ा होगा, छोटा होगा, नहीं। फिजिक्स में हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू नेचर एंड विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। मीन्स अगर मैंने कहा कि मान लो ये ओरिजिन है और मैंने कहा मैं सामने जा रहा हूँ, तो ये राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, तो जब हम राइट की बात करते हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव है और लेफ्ट की बात करते हैं तो डायरेक्शन नेगेटिव है। ऐसे ही अगर फोर्स रिपल्सिव है तो पॉजिटिव नेचर में होता है और अगर अट्रैक्टिव है तो वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव की हम 2 फेज में बात करते हैं, एक विद रेस्पेक्ट टू नेचर और एक विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन। तो यहाँ विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन है,
इस अगर मैंने कहा कि ये मूव कर रहा है ईस्ट में तो ये मूव कर रहा है वेस्ट में। क्लियर। अब मैंने कहा मैग्नीट्यूड, तो वो क्या है न्यूमेरिक वैल्यू। तो इन दोनों की जो न्यूमेरिक वैल्यू है मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ V1 मैग्नीट्यूड ऑफ V2 कितना है, इस दोनों की वैल्यू 10 है। लेकिन पॉजिटिव बता रहा है कि ये मोशन कर रहा है ईस्ट में और ये मोशन कर रहा है वेस्ट में। क्लियर। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मीन्स ए क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड ओनली वैल्यू नॉट डायरेक्शन। हम ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में, साउथ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू है, मास है। मैंने आपसे कहा कि मास 2 किलोग्राम है, तो क्या होगी सर मास ईस्ट में है कि वेस्ट में, ऐसा नहीं कहते आप लोग। तो सेम वही, जहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड है, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एंड टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि सर ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, यहाँ सिस्टम में +10 कूलम, -7 कूलम, +3 कूलम, -5 कूलम, तो देख टोटल चार्ज क्या होगा। तो ठीक है, टोटल चार्ज की बात कर लो, टोटल चार्ज सबको ऐड कर दो, सिंपल, क्यों स्केलर क्वांटिटी है। तो 10 + 3 -7 -5, तो 10 + 3 13, 7 + 5 12, तो कितना आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 1 कूलम। कूलम क्या है, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट क्या होती है, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड पैरामीटर टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट मीन्स मापने के लिए जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसको हम बोलते हैं यूनिट, कूलम। क्लियर। तो ये टोटल चार्ज होता है। क्लियर, नोट किया। अच्छा इसमें एक पार्ट और आता है, और वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी, वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। मीन्स एक क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। वैल्यू सबके पास होती है, वैल्यू सबके पास होती है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे लेस हो, बट होती है, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, वैल्यू सबके पास होती है, लेकिन डायरेक्शन तो किसी के पास नहीं होती। अच्छा इसमें एक कुछ और है जो इम्पोर्टेंट है और हमें जानना चाहिए। और क्या जानना चाहिए, क्या हर एक क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, क्या वो वेक्टर है। क्या हर एक क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, क्या वो वेक्टर है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक क्वांटिटी इसके पास डायरेक्शन है वो भी स्केलर हो सकती है, उसका रीजन if a quantity follow vector addition triangle law, is वेक्टर क्वांटिटी। मतलब एक क्वांटिटी के पास जो इस वेक्टर एडिशन ट्रायंगल को फॉलो करती है उससे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। उसके बाद डायरेक्शन होने के बाद मीन्स अगर मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट की बात की, इसको मैडम एक बार नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट तो हम दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम्स में इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर, तो हम मार्क्स देते हैं स्केलर। रीजन ये है बिकॉज ये क्वांटिटी डायरेक्शन होने के बाद भी वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती। अब अगला क्वेश्चन, सर ये वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ होता क्या है। तो ठीक है, वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, if two sides of a triangle
represented by two vectors in same direction, clear? Then third side represent resultant vector in opposite direction, in opposite डायरेक्शन। इसका मतलब मैंने कहा मान लेते हैं कि सर एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC और जैसे उसने कहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, मींस मैंने कहा AB तो शो करता है P वेक्टर को और BC शो कर रहा है Q वेक्टर को, एक डायरेक्शन में तो है। फर्स्ट वी गो A to B and B to C, then third side represent resultant vector in opposite direction, in opposite direction। तो होना तो क्या चाहिए था सर A to B, B to C और C to A, तो क्या लिखते हैं इसको? अगर मैं टोटल बात करूं तो सर A B वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस C A वेक्टर क्या हो गया 0। मतलब स्टार्ट कहां से हुए थे A से, वापस कहां पे आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। अब इसकी बात करते हैं तो सर ये तो है P वेक्टर, ये है Q वेक्टर, R वेक्टर जो है वो यहाँ पे आएगा माइनस R वेक्टर। क्यों? R वेक्टर कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम A to C, हमने क्या लिखा है C वेक्टर। ये सॉल्व करेंगे तो क्या लिखते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस इक्वल टू R। तो ये है वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ। कोई भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है अगर वो उसको फॉलो नहीं करती है तो वो स्केलर होगी। एग्जांपल करंट सबसे अच्छा एग्जांपल है, और अगर ये फॉलो करती है तो वो वेक्टर। तो इन दो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी की बात की, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी की, और वो है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड ऑफ एन आइसो। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसा हम पढ़ते हैं ना एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एज इट इज इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। बहुत से नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण है, संवेग संरक्षण है, मीन्स मास कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन जो हम पढ़ते हैं कॉलिजन में, टक्कर में, तो ये हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है, ये लॉ कहता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड not destroy, it can be transferred from one object to another। इसका मतलब मैंने कहा मान लो कि ऑब्जेक्ट है, अब मैं कहूँ कि मैं खुद ही इस पे चार्ज प्रोड्यूस कर दूँ, पॉसिबल नहीं है। मान लो ये चार्ज बॉडी है और मैं चाहूँ कि न्यूट्रल अपना हो जाए, ये पॉसिबल। मीन्स आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो, मीन्स ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही उसे खत्म मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन इसे आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हो। इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। मतलब से माना मैंने कहा आपसे मान लो कि एक सिस्टम है और यहाँ दो पार्टिकल्स हैं, इस एक पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो से इसने किए 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने 10 ले लिए, तो इसके पास तो क्या है +10 कूलम और इसके पास क्या है -10 कूलम। अब अगर टोटल की बात करूं तो टोटल चार्ज क्या है इसका Q +10 -10 = 0।
सो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व। जैसे आप 10th में रिएक्शन करते हैं और फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, जहाँ आप लोगों को बैलेंस करते हो, मीन्स रिएक्टेंट इक्वल टू रिडक्टेंट, जितना क्रियाकारक है उतना ही उत्पाद है, तो बैलेंस करते हो। सेम वही एक रिएक्शन है जिसके हम बोलते हैं नाभिकीय विक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन। और वो क्या है सर, मान लेते हैं कि यूरेनियम है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और वो क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के वेव जनरेट करते हैं, मीन्स वेव्स निकालते हैं। कौन सी वेव? रेडियो एक्टिव वेव। तो मान लेते हैं यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 92 और एटॉमिक वेट है 230। यहाँ से इसको ब्रेक किया हमने, तो सर मुझे एक तो मिला अल्फा पार्टिकल, इसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। और ये क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियस ऑफ हीट। साथ में मिला थोरियम, तो थोरियम 90 और ये 34। अब अगर दोनों की बात की जाए तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। 1 2 3 है, तो ये तो है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। यहाँ की बात करते हैं तो ये न्यूट्रल है, मीन्स इस पे ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने प्रोटॉन्स हुए? 9। जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही कम होंगे इलेक्ट्रॉन्स। और अगर बात करते हैं एटॉमिक वेट की, तो कितना है? 230। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ कितने प्रोटॉन्स हैं? 90। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 90। क्यों सर? न्यूट्रल है। एटॉमिक वेट 234। कितने प्रोटॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एटॉमिक वेट 4। तो टोटल कितना हो गया? 238। टोटल प्रोटॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। इससे आप एक लैंग्वेज और बोल सकते हो, और वो क्या है? और टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। एक सिस्टम का टोटल चार्ज रहता है कांस्टेंट रहता है, मींस कंजर्व रहता है। जितना चार्ज रिएक्शन से पहले था उतना ही चार्ज रिएक्शन के बाद भी होता है। क्लियर? और ये हमारी थी न्यूक्लियर रिएक्शन। चलो और बात कर लेते हैं कुछ और। एक और एग्जांपल इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, और इसे हम बोलते हैं युग्म उत्पादन। इसे हम बोलते हैं युग्म उत्पादन। मतलब मैंने कहा एक गामा है, इस गामा से हमें मिलता है, एक तो मिलता है प्रोटॉन, एक मिलता है इलेक्ट्रॉन। अब उसका बैलेंस कैसे है? गामा एक न्यूट्रल पार्टिकल है, मींस उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे कितना है? माइनस। प्रोटॉन पे प्लस, तो माइनस प्लस 0, तो चार्ज इज कंजर्व। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? आगे की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है वो है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस मतलब होता है आवेश की निश्चलता। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, जिसे हम बोलते हैं आवेश की निश्चलता। हिंदी मीडियम में ये बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ चार्ज इन रेस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ चार्ज इन मोशन। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर अगर बात करते हैं चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6
10⁻90 गुना नेगेटिव नेचर। अब अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सर चार्ज मोशन कंडीशन आ जाए तो चार्ज कितना होगा, तो अगर चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, वैल्यू सेम होगी। मीन्स वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए पार्टिकल, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। किसी भी कण पर आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। लेकिन बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्या लिखेंगे इसको, वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस, बोलते ना, आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए पार्टिकल doesn't depends on वेलोसिटी। कि अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो भी है, अगर ये रेस्ट में हो चाहे मोशन में, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू दोनों की क्या होती है, सेम होती है। मीन्स वैल्यू ऑफ चार्ज चेंज नहीं होती। लेकिन बट मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, पर द्रव्यमान निर्भर करता है। मास मतलब द्रव्यमान वेलोसिटी मतलब वेग पर निर्भर करता है। तो ये बट क्यों लगाया, इस बट में जो बहुत बड़ी बात है और उसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी थ्योरी। रिलेटिविटी थ्योरी, और वो क्या है, इसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी थ्योरी, और अंग्रेजी में बोलते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत। और वो किसी जाता छोड़ो, मतलब नहीं। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। अब सर ये फॉर्मूला है जो बहुत मशहूर है, ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा बहुत बात करेंगे। ये जो m0 है ये क्या है, रेस्ट मास, रेस्ट में स्वयं ही, रेस्ट मतलब ये मास स्वयं ही है। इसका मतलब है कि सर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है, उस कंडीशन में जो उसका मास है वो क्या है, उसका रेस्ट मास। अच्छा, एंड मास इन मोशन स्टेट, ठीक। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये हमें याद होनी ही चाहिए। क्यों, इसके न्यूमेरिकल नहीं होते, और न्यूमेरिकल नहीं होंगे तो हमारे 100/100 नहीं आएंगे। क्लियर है। तो वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर। कोई से किताब में देख लेंगे क्या हो गया, इससे तो बात नहीं। चलो, और v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब जो कण, जिस कण की हम बात कर रहे हैं उसका वेग। तो ये फॉर्मूला बताता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ लाइट, मतलब यदि कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गतिशील है, यदि कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गतिशील है, मोशन विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन इट्स मास चेंज। बट जनरल लाइफ में हमारा ऐसा नहीं होता। रीज़न, क्योंकि किसी पार्टिकल जो हम पढ़ते हैं, जैसे कार है, कोई ट्रक है या एरोप्लेन है, उनकी वेलोसिटी इसको अटैच नहीं करती, मीन्स इसको मैच नहीं करती। तो जो मास रेस्ट का है वही क्या होता है, मोशन स्टेट में। मतलब अगर मैंने कहा सर इन जनरल लाइफ, इन डेली लाइफ v इज लेस c, अगर ऐसा है देन डिवाइड बाय c, सो v/c लेस 1। अगर v/c की वैल्यू 1 से भी कम है तो उसको क्या मान सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट 0। ऐसा मान लेता हूँ तो m = क्या हो जाता है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, इन वैल्यूज ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल पर या कोई चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। मतलब
चाहे वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो चाहे वो मोशन स्टेट में, दोनों ही की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तीसरा क्लियर है। अब फिर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका हर डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से हमारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स का बोर्ड में। तो ध्यान देखना, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा। और उसमें क्वेश्चन है जिसमें हम आग लगा देंगे, तो आप डाल देंगे पानी में ना, पानी डालने से आप सब ठीक, और तो क्या नहीं फालतू, पहले ही लॉकडाउन चल रहा है, कोई आज पता नहीं है। चलिए, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमारा है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या सर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब पर किताब लैंग्वेज की बात करें, द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। मतलब किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो इस ई का पूर्ण गुणज होगा। टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट is an integer multiple of E। और ये E क्या है? वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव आ जाएगा, मीन्स जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव और जो लेगा वो नेगेटिव। इसका मतलब सर मतलब ये है कि मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कैसे देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 देगा, 3 देगा। बालाजी का प्रसाद तो है 100 रुपये का कुछ चढ़ा देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा। तो अगर मैंने कहा मान लो कि यहाँ से यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर कितना चार्ज हो गया? -1। 2 गए तो 2, 3 गए तो 3, 4 गए तो 4। मैंने कहा सर 105 गए, कैसे पॉसिबल है? आप उसमें चार्ज टूट जाए, पॉसिबल नहीं है। हाँ, नेचर में कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको डिस्कवर किया गया है और ये माना गया है कि उनका जो चार्ज है वो इंटीजर मल्टीपल ना होकर रैशनल होता है, मतलब परिमित रूप में होता है, जिन्हें बोलते हैं क्वार्क। कुछ पार्टिकल है जिनके लिए चार्ज की बात करते हैं तो होता है ±2e/3 एंड ±e/3। बट अभी इनका जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, वो संभव नहीं हो पाया है, इसलिए हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो जो हम बेसिक मानते हैं वो इसी को मानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेसिक वैल्यू या हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन आता है मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, वो कितनी होती है? वो होती है ई। ये मिनिमम वैल्यू है किसी पार्टिकल पर, किसी पार्टिकल जो चार्ज है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब कम से कम इतनी वैल्यू तो होगी, और वो कितनी है 1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻19 कूलम्ब। अच्छा, चेंज होगी अकॉर्डिंग टू डोनेशन एक्सपेक्टेंस, ये चेंज होगी कि कितने देगा कितने लेगा, बट कम से कम इतनी वैल्यू तो होगी ही होगी। और जहाँ पर क्वार्क की बात की थी, तो क्वार्क का जो एग्जिस्टेंस है, जो नेचर में जो अस्तित्व है, वो संभव नहीं है कि एक्चुअल में ये है कि नहीं, तो इसको हम नहीं लेते। ये 6 तरह के होते हैं: अप डाउन, टॉप बॉटम, चार्म स्ट्रेंज। अप डाउन, टॉप बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज। क्लियर? तो ये बात है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज है वो इस ई का क्या होगा? इंटीजर मल्टीपल, मतलब पूर्णांक होगा। इंटीजर मल्टीपल का मतलब होता है पूर्णांक। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश स्मॉल ई का पूर्णांक होगा, मतलब Q = ±n। तो ये Q तो क्या है, इसकी बात करते हैं। तो जो Q है वो है टोटल चार्ज। क्लियर? ये N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं, और E क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। अच्छा, कुछ लोग इसको लिखते हैं स्टाइल में, तरीके से लिखते हैं, और
कुछ लोगों ने अपनी खेती झाड़ने के लिए इसको नाम दिया क्वांटा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुणा 10⁻19 गुना। आज हम चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात कर चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? इसके न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे। कुछ और बातें जो हमें जाननी है, हमें जो चार्ज पार्टिकल्स है, जो बेसिक पार्टिकल्स है, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनका इलेक्ट्रॉन, उन पर चार्ज कितना है, उन पर मास कितना है, वो बड़ा जरूरी चीज़ है। तो देखो, पहले हम बात करेंगे चार्ज की, बात करेंगे मास की, और यहाँ हम बात करेंगे पार्टिकल की। तो पहला क्या है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है प्रोटॉन, और तीसरा क्या है न्यूट्रॉन। पहले की बात करें तो कितना चार्ज है -1.6 10⁻19 कूलम इस पे, प्लस 1.6 10⁻19 कूलम, और ये होता है विकारी मतलब 0 कूलम। मास की बात करते हैं तो 9.1 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन्स 1.67 10⁻27 किलोग्राम, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। जितना मास प्रोटॉन्स पे है लगभग उतना ही मास होता है न्यूट्रॉन्स पे। क्लियर? ये हमारे कुछ बेसिक बातें हैं, इसको नोट कर लीजिए बड़ा। अच्छा, ये फॉर्मूला बड़ा काम आएगा हमारे, इसको ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल से बहुत अच्छा है, कैसे बताता हूँ। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत काम की हैं, हमारे न्यूमेरिकल से अप्रोच करने बहुत काम आएगी। जहाँ हमें न्यूमेरिकल करने होंगे ना, कि हमें न्यूमेरिकल सीखने हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन बट इन मैग्नीट्यूड। मीन्स हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों में चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻19 इलेक्ट्रॉन कूलम। सबसे पहली चीज। दूसरा, हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं प्लस माइनस। अगर प्रोटॉन है तो हम लगाते हैं प्लस, और इलेक्ट्रॉन तो हम लगाते हैं माइनस। और याद रखिएगा कि कभी भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू लेस प्रोटॉन। मीन्स कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो प्रोटॉन से कम नहीं होता, दोनों बराबर ही होते हैं, बट नेगेटिव पॉजिटिव नीचे शो करते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर बात करते हैं यूनिट की, जो हमारे लिए बहुत काम है, और हमारे पास 12th से एक साल छोड़ के एक साल के ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। पहले बात करते हैं एनकेएस, सीजीएस, एसपीएस। तो जो एनकेएस यूनिट है वो है कूलम, सीजीएस की होती है स्टेट कूलम। ठीक है? एफपीएस हमें काम आता नहीं है, हम 12th की बात कर चुके हैं कि 12th लेवल में हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों ही काम आते हैं, एफपीएस कहीं काम नहीं आता, ना जी में ना नहीं। तो कूलम स्टेट कूलम। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स भी हैं, एक होता है ई एंड यू, इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। एक होता है ईएसयू, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। क्लियर? और बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, और वो कितनी होती है? वो होती है फैराडे। फैराडे वो होती है फैराडे। अब रिलेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, रिलेशन 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 10⁻9 स्टेट कूलम, पहली चीज। दूसरा, 1 ई एंड यू इक्वल टू होता है 3 10⁻9 ESU। इसे आप ES भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं।
तो 1 EMU कितना हो गया 3 × 10⁻10 ESU। इसके बाद बात करते हैं 1 फैराडे। तो 1 फैराडे में कितने चार्ज होते हैं 96,500 कूलम होता है। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है फ्रैंकलिन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है फ्रैंकलिन। तो याद रखिएगा एमकेएस होती है कूलम, सीजीएस स्टेट कूलम या ईएसयू बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे। 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम और ईएसयू। 1 EMU होता है 3 × 10 ESU। 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है फ्रैंकलिन। तो सारी चीज़ें जो याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो हमने पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल्स।